गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार आप सबका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राम राम सर। तो ग्रुप में भी 2 3 4 5 कुंडलियां कुछ आई हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जो 12 भाव की चीजें बची हुई हैं उसको समझ लें। कल हम लोगों ने समझा 2 बड़े इंपॉर्टेंट हाउसेस को, कि छठे का छठे में हो और छठे का सातवें के साथ, छठा सातवें में जाए या सातवां छठे में आए। तो छठे हाउस का स्ट्रांग होना, छठे भाव का स्ट्रांग होना आमतौर पर विवाह के लिए अच्छा नहीं होता है। कोई भी हाउस स्ट्रांग एक तो अपने लॉर्ड के द्वारा होता है, प्लस उसमें अगर ग्रह आके बैठ जाते हैं, उसमें अगर ज्यादा ग्रह आके बैठ जाते हैं तो वो भी एक हाउस को स्ट्रांग बना, और स्ट्रांग के साथ साथ उसको क्या करता है कि वहां पे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाता है, खासकर तब जब परस्पर 2 अलग अलग स्वभाव के या अलग अलग ग्रुप के ग्रह। अलग अलग ग्रुप के ग्रह का मतलब क्या हुआ? अलग अलग ग्रुप के ग्रह का मतलब हुआ, जैसे हम लोग एक ग्रुप देखते हैं जहां पे, अब ये अविनाश जी ने एक सवाल ये भी पूछा था। अविनाश जी ने अभी एक सवाल भी पूछा था कि ग्रहों की मित्रता को याद रखने का, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। एक तो ये सवाल पूछा, और इसको याद रखने का इजी तरीका क्या है। तो इजी तरीका तो सबसे ज्यादा ये है कि इसको 2 ग्रुप में बांट लें। एक एक ग्रुप में क्या आ गया? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु ये आपस में कभी शत्रु नहीं होंगे। अब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा इनको अपना मित्र नहीं मानता है, ये तीनों चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं। चंद्रमा सिर्फ सूर्य को अपना मित्र मानता है इस ग्रुप में। ठीक है, एक हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था, और बड़ा बेसिक चीज है, एक ग्रहों का मंत्रिमंडल होता है, प्लैनेटरी कैबिनेट जिसको बोलते हैं। उसमें सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है, चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है, बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है, मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है, गुरु राजगुरु हैं, शुक्र मंत्री हैं। कहीं कहीं पे लिखा गया है कि दोनों गुरु और शुक्र दोनों मंत्री हैं। एक राजकाज चलाने वाले मंत्री शुक्र हैं, और दूसरा राजा को गाइड करने वाले मंत्री गुरु हैं, कि राजा सही मार्ग पे चले। चूंकि राजधर्म बहुत बड़ा धर्म होता था एक समय। शनि क्या है? शनि सेवक माने गए, शनि सेवक माने गए हैं, नौकर माने गए हैं। और राहु और केतु शनि के साथ रहने वाले ग्रह माने गए। तो एक तो किसी भी क्लासिक्स में मुझे आज तक नहीं मिला कि इस ग्रह मैत्री के पीछे का लॉजिक क्या है। किसी भी क्लासिकल बुक में मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। जो प्रतिष्ठित 5-6 क्लासिकल शास्त्रीय ग्रंथ हैं मैंने पढ़े, लेकिन इसको समझाने के लिए गुरुजनों ने जो तरीका निकाला
गुरुजनों ने जो तरीका निकाला समझाने का, उसके माध्यम से जब आप चीजों को समझते हैं तो चीजें याद हो जाती। ठीक है, नंबर 1 ये बात। नंबर 2 बात कि एक ग्रुप बना ले, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु। अब इसमें सूर्य, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, मंगल और गुरु ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। ठीक है, चंद्रमा को बाकी तीनों मित्र मानते हैं, लेकिन चंद्रमा सिर्फ सूर्य को अपना मित्र मानता है। चंद्रमा का शत्रु ग्रह कोई नहीं है, याद रखिएगा। सारे ग्रह चंद्रमा के न्यूट्रल हैं, सम हैं, एक्सेप्ट चंद्रमा सबको अपना सम मानते हैं, एक्सेप्ट सूर्य और बुध। सूर्य चूंकि राजा है, चंद्रमा रानी है, और बुध राजकुमार है, बुध संतान। ऐसे भी जो हमारे कथाएं हैं उनमें बुध क्या है, उनमें बुध चंद्रमा की संतान। तो ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप क्या है? दूसरा ग्रुप शनि, राहु, सॉरी, शनि, शुक्र और बुध का है। शनि, शुक्र और बुध का है। यहां पे तीनों में मित्रता है, या एक तरफ से हो या दो तरफ से हो। जैसे जैसे शुक्र क्या है, शुक्र शनि को और बुध को अपना मित्र मानते हैं। भाई शुक्र मंत्री है, शुक्र ऐशो आराम में, भोग विलास में रहने वाले ग्रह हैं, तो उनको भोग विलासी व्यक्ति को एक सेवक तो चाहिए ना, एक सेवक चाहिए। बुध क्या है, राजकुमार है, आगे जाके बनने वाला राजा है, और बच्चा है, उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, तो उसको मित्र मानते हैं। शनि भी दोनों को मित्र मानते हैं, क्योंकि शनि तो बेचारा सेवक है, डाउन ट्रोडन आदमी है, उसको दोनों से बना के रखना पड़ेगा, दोनों को मित्र बना के रखना पड़ेगा। लेकिन बुध बुध शनि को मित्र नहीं मानते हैं। भाई राजकुमार नौकर से क्यों दोस्ती करेगा? वो किसको मित्र मानते हैं? शुक्र को, मंत्री को, और अपने पिता सूर्य को। बुध सिर्फ एक को शत्रु मानते हैं, वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा बुध को मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। गुरु और शनि के बीच क्या है? गुरु और शनि के बीच परस्पर समभाव है, दोनों न्यूट्रल हैं एक दूसरे से। सूर्य और शनि, पिता और पुत्र, दोनों में एनिमोसिटी है एक दूसरे के प्रति, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो इस तरह से जब थोड़ा सा बार बार इसको सोचेंगे, रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो याद हो जाएगा। और मैंने जब सीखा था तो मंगल मंगल रह गया। मंगल तो इन लोग के मित्र हैं, मंगल शनि का शत्रु है। फिर बुध से भी शत्रुता है उसकी, शुक्र से न्यूट्रल है। गुरु गुरु शुक्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्र गुरु को शत्रु नहीं मानते, वो न्यूट्रल मानते। तो हम लोग जब मतलब आईकास में पढ़ रहे थे, तो मैंने तो जैसे बच्चा लोग को बार बार लिखवा के याद किया जाता है पहाड़ा, तो मैंने तो 10 15 20 बार लिखा 2-3 दिन तक, तो उसके बाद दिमाग में मोटा मोटी सेट हो गया। इतना ये ग्रुप समझ लें कि एक ग्रुप ये वाला और एक ग्रुप ये वाला, तो उसमें आपस में, एक ग्रुप के ग्रहों में आपस में शत्रुता नहीं है कम से कम। ठीक है, आपस में शत्रुता नहीं है। तो अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं।
छठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाएगा तो एक तो विपरीत राजयोग पैदा करेगा, जिसको देखने के कुछ अलग तरीके हैं। हर बार 6, 8, 12 का स्वामी अगर इन्हीं भावों में जाए तो कहने को आप विपरीत राजयोग कह सकते हैं, लेकिन ये फलित नहीं होता। तो वो फलित कैसे होता है विपरीत राजयोग, उसको हम लोग एक अलग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब छठे का स्वामी अगर 8वें में जाता है या 8वें का स्वामी अगर छठे में जाता है तो ये स्वास्थ्य, आयु और रोग के लिए अच्छा नहीं है। खासकर तब जब छठे का स्वामी अष्टम में बैठा हो, रोग का स्वामी वैसे भाव में चला गया हो जहां पे असाध्य रोग है। 8th हाउस वैसा रोग का भाव है जो असाध्य होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, या जिसको मैनेज किया जाता है, ठीक नहीं हो पाता है। और सिर्फ यहां पे जाके ये काम नहीं करेगा, अगर यहां पे खासकर ये जाकर शनि या राहु से पीड़ित हो गया, शनि या राहु से पीड़ित हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा रोग देने वाले ग्रह अगर कोई हैं तो यही दोनों ग्रह हैं। इन जनरल शनि को रोग का कारक कहा गया और राहु के बारे कहा जाता है कि शनिवत राहु, एक छोटी सी लाइन है, शनिवत राहु कुजवत केतु। राहु कैसे काम करते हैं? शनि की तरह। और केतु कैसे काम करते हैं? मंगल की तरह। तो केतु भी इसलिए ऑपरेशन के, एक्सीडेंट के, इन चीजों के कारक हैं मंगल की तरह। तो छठे का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो यहां पे लंबे समय तक चलने वाला रोग दे सकता है, खासकर तब जब शनि से, राहु से या 8th लॉर्ड से वो संबंधित हो, पीड़ित हो रहा हो किसी तरह। अब यहां पे लगन वाइज क्या परिस्थिति हो जाएगी? क्या आप लोगों ने, किसी ने आगे के हाउसेस के लगन वाइज देखने की कोशिश की? तो लगन वाइज क्या स्थिति हो जाएगी? कन्या और मीन लगन में, कन्या लगन में क्या होगा? शनि यहां पर जाके नीच के हो जाएंगे। मीन लगन में सूर्य यहां पे जाके नीच के हो जाएंगे। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए छठे का बलवान होना जरूरी है। विपरीत राजयोग को मैं यहां पे एक लाइन जोड़ दूं कि विपरीत राजयोग को स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। पैसा हो जाना और स्वास्थ्य मिल जाना दोनों अलग अलग चीज है। तो विपरीत राजयोग को इन जनरल स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं कहा गया है। तो कन्या और मीन लगन में क्या होगा? 6th लॉर्ड यहां जाके नीच के हो जाएंगे। मिथुन लगन में क्या होगा? मिथुन लगन में यही 6th लॉर्ड जो मंगल होंगे वहां पे जाके उच्च के हो जाएंगे। अब 6th लॉर्ड ही 8th में जा रहा है, लेकिन अलग अलग लगन में अलग अलग तरह का प्रभाव आए, अलग अलग लगन में अलग अलग तरह का प्रभाव आ जाएगा। 6th लॉर्ड जब 8th में जाता है तो
और क्या कहा गया है कि व्यक्ति रोगी होता है, रोग खासकर कब होगा इसकी हम लोगों ने बात कर ली। प्लस प्लस व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मन में दूसरों के धन को लेने की, दूसरों के धन को लेने की, और जो क्लासिक्स में लिखा गया है कि दूसरे की स्त्रियों की चाहत होती है। अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव हमारे छिपे हुए सेक्सुअल डिजायर का हाउस है। और छठा भाव क्या है? ये दूसरे का भाव है, सेकंड, समवन एल्स। तो छठा जब आठवें में जाता है तो दूसरे का धन या दूसरों के साथ काम संबंध, इसको हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत सारे योग बनते हैं। तो इस तरह की लोगों के बीच प्रवृत्ति आ जाती है। ऐसे में अगर मंगल उच्च के होंगे तो उच्च का ग्रह क्या करेगा? इस तरह की प्रवृत्ति नहीं देगा, या कम देगा, या उसको उस पर रोक लगा देगा। उच्च का ग्रह, उच्च का ग्रह अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को लेके आता है, और नीच के ग्रह के की निगेटिव क्वालिटीज ज्यादा निकलती है। अब यही अष्टम का लॉर्ड चला गया, अब यही उल्टा हो गया, अष्टम का लॉर्ड यहां पे आ गया, तो क्या होगा? व्यक्ति रोगी होगा। और ऐसा हो सकता है, आठवां भाव हाउस ऑफ इनहेरिटेंस है, हाउस ऑफ इनहेरिटेंस है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कुछ कंजेनिटल डिजीज होता है, जन्म के साथ होता है, या वो हेरिडिटरी से आया हो, या जिस परिस्थिति से भी आया हो, जन्म के साथ अगर होता है बीमारी, कंजेनिटल डिजीज जिसको बोलते हैं, वहां पर देखा गया है कि अष्टम और छठे का संबंध होता है, नंबर 1। और दशाओं में जन्म के समय दशा भी कहीं ना कहीं इन दोनों भावों में से किसी एक से जुड़ी हुई दशा मिलती है। इसलिए कि दशा बहुत जरूरी है ग्रह के फल को फ्रुक्टिफाई कराने के लिए। तो सर इसमें ये कह सकते हैं, जैसे दशा में भी ये दोनों भाव दिखते हैं, है ना? हाँ, मतलब ये दोनों भाव दशा में एक्टिवेट हो गए, यही मतलब दशा हुआ ना? में अगर एक्टिवेट हो, इन ठीक। भाव के ग्रह की दशा चल रही हो, या यहाँ बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही हो, तो ये जाके ऐसा होता है। तो बचपन से रोग देता है, और बड़ा लंबा चलने वाला रोग देता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति या ऐसी कुंडली में आयु को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, अगर लग्नेश बलवान नहीं है तो। क्योंकि आयु का भाव, आयु का भाव, आयु मतलब आयु हम लोग नहीं बोले, आयु से थोड़ा मृत्यु शब्द भी दिमाग में आ जाता है। हम लोग स्वास्थ्य बोले, दुर्घटना का, लंबी चलने वाली बीमारी का, ऑपरेशंस का, और उस तरह के ऑपरेशंस
कि अचानक से कोई परिस्थिति आ गई और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ा। दुर्घटना तो खैर अचानक ही होती है, लेकिन दुर्घटना भी हम कहें कि एक हुआ कि भाई अब गाड़ी चला रहे हैं और कोई बच्चा गाड़ी या बाइक या कोई आदमी बहुत तेज चलाता है, तो वो बड़ा ससेप्टेबल है या प्रोन है कि भाई एक्सीडेंट कर सकता है, कभी भी हो सकता है। एक्सीडेंट नहीं हो रहा, यही अपने आप में एक अचरज की बात है। लेकिन दूसरा एक्सीडेंट क्या हुआ कि भाई आप आराम से फुटपाथ पे जा रहे हैं और कोई गाड़ी तेजी से 120 की स्पीड से आई और फुटपाथ पे उसने आपको टक्कर मार दिया। तो दोनों एक्सीडेंट के नेचर में फर्क है। एक एक्सीडेंट क्या हुआ कि भाई आप काम ही ऐसा कर रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, नहीं हो रहा है, यही अचरज की बात है। लेकिन दूसरे में आपने अपनी पूरी हिफाजत की हुई है, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि दुर्घटना हो गई। तो दुर्घटना वैसे तो अचानक ही होती है, लेकिन उसमें भी हम लोग दो कैटेगरी बांट सकते हैं। तो अष्टम जब छठे भाव में आएगा तो जो दुर्घटना दे सकता है वो इस तरह की दुर्घटना देने की संभावना उसकी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, दशाओं में मिनिमम 3 लेवल देखें, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, मिनिमम 3 लेवल। और इसमें मेजॉरिटी स्पीक्स को जरूर अपनाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर अष्टम भाव की दशा चल रही है और अष्टम भाव बड़े बैडली प्लेस्ड भी है, अष्टम भाव का लॉर्ड बैडली प्लेस्ड भी है, पीड़ित भी है, लेकिन उसके बाद अंतरदशाएं जो हैं वो बड़ी अच्छे ग्रहों की प्लेस्ड है। तो अंतर और प्रत्यंतर अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो सिर्फ महादशा से ये चीज जीवन में दुर्घटना नहीं हो पाएगी या इस तरह की अड़चने नहीं आ पाएंगी। तो दशाएं जो 5 लेवल की होती हैं उसमें मेजॉरिटी स्पीक्स को हमेशा देखना चाहिए, कम से कम 3 लेवल पे तो जरूर ही देखना चाहिए, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। अब यहां पे और चीज क्या होगा कि व्यक्ति को सांप का और जल से, सांप से और जल से भय होता है, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। सांप क्या हो गया? सांप मतलब इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई खराब तरह का इन्फेक्शन हो, ज्यादा खराब इन्फेक्शन हो, या सेप्टिक सेप्टिक हो जाना, सेप्सिस हो जाना कि कोई घाव है, अंदर अंदर फैल गया उसका, तो जहर फैल जाता है, लोकल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो सांप मतलब पॉइजन, इन्फेक्शन, सेप्टिक, इस तरह के होने की संभावनाएं। और जल मतलब जल से संबंधित बीमारियां, जल से संबंधित बीमारियां जैसे डिहाइड्रेशन या
जैसे लीवर सिरोसिस, जिसमें पेट में पानी भर जाता है, या किडनी की मैल फंक्शनिंग, किडनी पूरा पानी निकालने का काम करता है, तो किडनी की मैल फंक्शनिंग। लेकिन यहां पे फिर ये भी देखना होगा कि अगर हम किडनी की बात कर रहे हैं तो सेवंथ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, किडनी की बात कर रहे हैं तो वीनस का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, अगर लीवर की बात कर रहे हैं तो जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। ठीक है। अब तुला और धनु लगन में क्या स्थिति होगी? तुला लगन में शुक्र यहां पे उच्च के हो जाएंगे। तुला लगन में शुक्र मतलब तुला की वृष राशि पड़ेगी 8वें भाव में, वो यहाँ पे 12वें भाव में आके उच्च के हो जाएंगे। और धनु लगन में चंद्रमा की राशि पड़ेगी, धनु लगन में चंद्रमा की राशि पड़ेगी, वो यहाँ पे आके उच्च की हो जाएगी। सिंह लगन में, इसके उल्टा सिंह लगन में क्या होगा? सिंह लगन में कौन सी राशि आएगी? गुरु की राशि आएगी, 12वीं राशि, जो छठे भाव में आके नीच हो जाएंगे, जो छठे भाव में आके नीच हो जाएंगे। तो इन 3 लगन में ये जो असर है वो ड्रास्टिकली डिफर करेगा। वो ड्रास्टिकली डिफर करेगा। जिस लगन में उच्च का होगा वहां पे परेशानियां कम होंगी, जिसमें नीच के होंगे वहां पे परेशानियां बढ़ने की संभावना है। नीच के ग्रह ऐसे भी बीमारी पैदा करने वाले ग्रह हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, रत्ना जी बताइए। सर गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं तो मेन तो ये तारीफ कर रही हूँ, सिंपल वे में आप बता दे रहे हैं। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आप अष्टम भाव पढ़ा रहे थे, तो लग्नेश अगर अष्टम में चला जाता है, आपने सिक्स्थ से जोड़ रहे हैं ना मोस्टली, और कभी कभी लगन से भी जोड़ रहे हैं, तो लग्नेश जो है वो अगर एर्थ में आ जाता है तो वो क्या रोग देगा या इनहेरिटेंस देगा या और भी बहुत? लग्नेश अगर रोग में ये अष्टम भाव में आते हैं, जी, व्यक्ति रोगी होता है आमतौर पे, और उसके निर्णय करने की क्षमता थोड़ी सी हाँ कमजोर हाँ, होती है। पर इस, मैंने इसमें देखा ना शायद वो इसमें रोगी नहीं था, वो डॉक्टर ही थे, वो खुद ही डॉक्टर थे जो अष्टम में लग्नेश गया, और वहां पे इनहेरिटेंस बना रहा था गजकेसरी योग, मून एंड जुपिटर, मतलब धनु का लगन था। अष्टम भाव सॉरी, धनु नहीं, मीन लगन था, मीन लगन, गुरु गए अष्टम में। गुरु गए अष्टम में, किस राशि में गए? नौवीं नहीं, एक मिनट, 7वीं राशि में, 7वीं राशि से। तुला की राशि, राशि। तुला हाँ, की। तुला राशि में गए। अब अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन में उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दे सकता है, उसको फिलोसोफर भी बना सकता है, उसको साइकोलॉजिस्ट भी अच्छा बना सकता है, उसको उन सारी चीजें दे सकता है
वो सारी चीजें उनको दे सकता है जिसके जहां पे जिस भाव में आपकी बुद्धि गई। लग्नेश, अच्छा बुद्धि। लेकिन एक चीज जरूर देगा, एक चीज जरूर देगा कि डिसीजन पावर कमजोर। ये थोड़ा सा डवाडोल कमजोर करेगा। करेक्ट, ये भी है, सही है। बस ये था कि गज केसी योग वहां बन रहा था, मून भी था तो मन थोड़ा पीड़ित ही होगा ना उसमें, इवन गज केसी योग है। गजकेसरी योग है वहां पे, लेकिन अब गजकेसरी योग हो तो गया, ये इसको गजकेसरी योग इनफैक्ट नहीं बोलेंगे, इसको अगर हम बोलें कि ये चंद्रमा और गुरु का योग है तो जी, ज्यादा ज्यादा बेहतर है। लेकिन उनको इनहेरिटेंस से मिला है बहुत, हाँ, तो मुझे इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्यों नहीं मिलेगा? हम्म, अष्टम भाव में गया, वहां की चीजें आएगा। अष्टम के गुरु बड़े अच्छे होते हैं। अष्टम के गुरु अष्टम के गुरु हम लोगों ने शायद पहले भी कभी चर्चा की है इसी क्लास में, कि अष्टम के गुरु बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि ये यहाँ से सेकंड हाउस को देख रहे होते हैं फोर्थ जिसके को वो कारक हैं, हम्म, जिसके वो कारक हैं। अष्टम के शुक्र भी अच्छे कहे गए हैं, लेकिन ये गुरु और शुक्र अच्छे किस किस लिहाज से कहे गए हैं? धन के लिहाज से नंबर 1। हम्म, और शुभ ग्रह जब अष्टम भाव में आता है तो आयु को की रक्षा करते हैं। हम्म, शुभ ग्रह जब अष्टम में आते हैं तो आयु की रक्षा करते हैं या आयु की वृद्धि करते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, क्लियर। हाँ चारू जी बताइए। हाँ जी सर। सर एक कन्या लगन की कुंडली में अष्टम के जो लॉर्ड है वो मंगल होते हैं। अष्टम के लॉर्ड 11 12 1, हाँ ठीक है। अगर वो 6th हाउस में जाके बैठ जाए, 6th हाँ, हाउस में मंगल का ही घर है देखा जाए तो, हम्म। और 6th हाउस में अगर वो मंगल सॉरी सॉरी अष्टम के शनि की लॉर्ड, राशि में गए, उसमें हाँ हाँ कुंभ में गए। हाँ कुंभ में गए और वहां पे राहु की प्लेसमेंट भी हो जाए, बिकॉज राहु भी हम ये बात मानते हैं कि वो शनि की तरह रिजल्ट देते हैं। तो सर ऐसे में हम क्या समझ सकते हैं, क्या जैसे जो आपने एक पॉइंट कहा था अभी बीच में कि कोई हेरेडिटी प्रॉब्लम, बचपन की कोई बीमारी, या फिर आपने दूसरी बात ये कही थी कि एक्सीडेंट प्रोन बना देते हैं, हाँ, राइट? पर यहाँ पे मंगल खुद ही 6th हाउस का लॉर्ड है, तो क्या वो 6th हाउस को इम्प्रूव करेगा और इस चीज के चांसेस कम हो जाएंगे? सिक्स हाउस का कारक है, हाँ सॉरी, सिक्स हाउस का कारक लॉर्ड कारक नहीं, है। सॉरी हाँ। लेकिन एज एथ लॉर्ड जब वो आ रहा है तो प्रॉब्लम लेके ही आएगा। अच्छा। कोई भी ग्रह कोई भी ग्रह लॉर्ड जहां जा रहा है, लॉर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि उसको वो भूमिका मिल गई, उसको वो भूमिका मिल गई उस लगन में, उसके दिमाग में वही उसका स्वभाव वैसा हो गया, उसका स्वभाव वैसा हो गया। तो वो जब 6th हाउस में जाएगा तो अपने अंधेरेपन को, अष्टम भाव के अंधेरेपन को, अष्टम भाव के में चीजें अचानक होने का भाव है, उसको लेके जाएगा। अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग का भाव है, उसको लेके जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन का हाउस है, उसको लेके जाएगा। वो जाएगा ही जाएगा। ये अलग बात है कि अब वहां पे उसको और किन चीजों का साथ मिला या D9 में उसकी स्थिति क्या हो रही है, ठीक है, या या लगन कितना बलशाली है। लगन चीजों को मैनेज कौन कर रहा है? मैनेज तो लगन ही कर रहा है, लगन और लग्नेश कर रहा है, ठीक है भाई। कोरोना घर में हुआ तो हर आदमी को तो नहीं हो गया, हम्म। तो हर आदमी ने
बीमारी वही है, वायरस भी उतना ही है। जब घर में एक आदमी को हुआ तो बाकी सब आदमी को भी हो गया, और आप कितना, दो लोग घर में रहे, कितना सेपरेट कर सकते हैं, समझा ही जा सकता है। तो आखिर हर आदमी अपने अपने आंतरिक शक्ति के माध्यम से उसको मैनेज किया। किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी को थोड़ा हुआ। तो लगन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी योग को फलित कराने के लिए, अच्छे योग को फलित कराने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, और किसी बुरे योग से आने वाले फल को मिनिमाइज करने के लिए। तो सर ऐसे में हम ये, अष्टम जब छठे में जाएगा या इसका छठा मतलब जब अष्टम में जाएगा तो अपनी क्वालिटीज लेके ही जाएगा। तो सर ये हम कह ही सकते हैं। अब यहाँ पे मंगल और राहु डेफिनेटली उसको रोग से लड़ने की क्षमता भी देंगे, लड़ने की क्षमता भी देंगे मंगल और राहु। लेकिन अब अगर कोई बुरी दशा आई तो वहां पे ये लड़ने की क्षमता शायद नहीं काम करे, या बहुत कम काम करे। भाई बहुत बार तो ऐसा भी होता है ना कि पहलवान की भी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि हार जाता है। भाई पहलवान है, लेकिन मान लीजिए उसको लड़ने जाना है, लेकिन उसको बुखार आ गया। भाई ऐसे वो पहलवान है, लेकिन जिस दिन अखाड़ा में जाना है उसको बुखार आ गया, या उसको डिहाइड्रेशन हो गया, या उसका पेट खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो पहलवान है अपने आप में, उससे कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन समय बहुत बलवान होता है, वही समय उस समय को दशा रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो सर ऐसे में हम ये बात कह सकते हैं कि जब भी आगे दशाओं में शनि की दशा, मंगल की दशा, क्योंकि लग्नेश यहाँ पे बुध है, बुध की दशा अगर आई तो एक्सीडेंट प्रोन बना देगा इंसान को। और ऐसे में अगर 5th हाउस की दशा एंड 9th हाउस की दशा चल रही है तो थोड़ा बहुत स्थिति बेटर होने के या रिकवरी होने के, बिकॉज 5th हाउस इज रिकवरी ऑल्सो। देखिए, मारक ग्रह जो होते हैं ना, मारक ग्रह जो होते हैं, उनकी एक बड़ी लंबी श्रेणी है, एक लंबी लिस्ट है। हाँ, दो तरह से मारक ग्रह को देखा जाता है। एक तो अष्टम भाव के कनेक्टिविटी से देखा जाता है, और एक और तरीका है मारक ग्रह को देखने का। तो मारक ग्रह की लिस्ट बड़ी लंबी है, और जरूरी नहीं है कि अगर 5th लॉर्ड है तो वो, या 9th लॉर्ड है, या लग्नेश है, तो वो मारक नहीं हो सकता है। हाँ, अच्छा, करेक्ट। ठीक है। हाँ चंद्रिका जी। Sir, just one question. Does Rashi Parivartan work here? And how does it work? Especially in cases like Gemini or Virgo or Leo, where one is becoming exalted or debilitated. राशि परिवर्तन थोड़ी बेहतर स्थिति होगी, राशि परिवर्तन थोड़ी बेहतर स्थिति होगी इन द सेंस ऑफ विपरीत राजयोग, बट in the sense of health issues, in the sense of संघर्ष, विपरीत राजयोग बड़े आसानी से नहीं मिलता है। विपरीत राजयोग का मतलब ही है, विपरीत राजयोग का मतलब ही है कि पहले आप विपरीत स्थिति में गए, विपरीत परिस्थिति में गए, ऑब्स्ट्रक्शन से गुजरे, संघर्ष आपने बहुत किया, तब जाके ये राजयोग फलित होगा। तो विपरीत राजयोग कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो लेकिन ये विपरीत राजयोग के लिए, विपरीत राजयोग के लिए ये बेटर कंडीशन है। अगर आप फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं, अगर आप जीवन के संघर्ष को देख रहे हैं, अगर आप मानसिक तनाव को देख रहे हैं, अगर आप स्वास्थ्य को देख रहे हैं, तो उसके लिहाज से ये कंडीशन बहुत अच्छी नहीं। ठीक है Sir, just one thing over here, especially in the case of Gemini, sir. आप भी Gemini हैं?
राशि परिवर्तन बिटवीन 6th एंड 8th? 6th and 8th, तो राशि परिवर्तन यहाँ पे मंगल और शनि। शनि। मंगल उच्च के हो जाएंगे सर। मंगल उच्च के हो जाएंगे और शनि चले जाएंगे शत्रु राशि में। ठीक है, तो यहाँ पर भी अष्टम भाव का होना, यहाँ पर भी। अच्छा, अब आयु का ग्रह और आयु का कारक, आयु का ग्रह और आयु का कारक चला गया छठे भाव में और वो चला गया शत्रु की राशि में। इज इट बेटर? नहीं। और आयु मतलब जो मुझे आज तक पढ़ समझ के समझ में आया है, आयु मतलब ये सिर्फ ये नहीं, ऋषियों ने कहा कि आप 70 साल जी रहे हैं या 80 साल जी रहे हैं। आयु का मतलब साथ में इनहेरेंटली स्वास्थ्य भी। सर पर रोग का लॉर्ड एग्जॉल्टेड भी तो है ना, रोग का मंगल। रोग का लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, अच्छी बात है। वो रोग को नियंत्रित करेगा, उसको कमांड में रखेगा, लेकिन बार बार रोग आएंगे। खासकर जब व्यक्ति को मंगल की दशा चलेगी। नंबर 1, यहाँ पर मंगल पीड़ित भी होगा, किससे? शनि से। तीसरी दृष्टि मंगल पीड़ित होगा शनि से। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होगा, बार बार रोग आएंगे, परेशान करेंगे। ये अलग बात है कि व्यक्ति उसको जीतते जाएगा, उससे निकल जाएगा। हम लोग थोड़ा आगे कर लें, आज 7वां दिन है शायद, और 6 डे है सर। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। हम लोगों ने सोमवार से शुरू किया था, तो इट इज 6th डे, राइट। तो कम से कम ये आज हम लोग पूरा कर लें प्रिया जी, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आराम से। सर एक मिनट सर, यहाँ पे मंगल उच्च के हो जाएंगे तो ये एक्सीडेंट को बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाएंगे, ओके सर। नहीं बढ़ाएंगे। मंगल उच्च के हो जाएंगे, एक्सीडेंट को नहीं बढ़ाएंगे। अगर सिर्फ मंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे शनि जो आ गए ना, शनि जो आए 6th हाउस में। हाँ सर, थर्ड हाँ, एस्पेक्ट जो पड़ रहा है वो तो दिक्कत करेगा। ये बढ़ाने का काम कर सकते हैं एक्सीडेंट को, ये एक्सीडेंट को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो हाँ रंजना जी। सर अगर जैसे बुध के जेमिनी में अगर लग्नेश 6th में चला जाए तो वो फिर कैसे रहेगा? लग्नेश 6th में चला जाए, लग्नेश का 6ठे, 8वें, 12वें जाना कभी भी डिजायरेबल नहीं कहा गया है, कभी भी डिजायरेबल नहीं कहा गया। भले ही वो उच्च का क्यों ना हो, और ऐसा कोई कंडीशन होता भी नहीं है जहां लग्नेश 12वें में जाके उच्च का हो जाए। एक सिचुएशन है, शनि वाला लगन जिसमें वो स्वराशि के होते हैं। मकर लगन में, सॉरी कुंभ लगन में वो स्वराशि के हो जाएंगे 12वें में जाके। ठीक है। वृष और वृश्चिक में, वृश्चिक, मेष, तुला में 6-8 में जाके स्वराशि के होंगे। तुला लगन में 12वें में जाके नीच के हो जाएंगे। ठीक है। तो कुछ भी हो, अगर वो 8वें में जाके बैठ रहे हैं, स्वराशि के भी हो रहे हैं, तो भी ये बहुत अच्छा नहीं कहा गया।
मगर स्वराशि कितने हुए तो मंगल की राशि में आ गए ना। मंगल की अपने राशि लगन में आ गए, चाहे शुक्र की राशि में आ गए, हाँ हाँ। वाले लगन में शुक्र की राशि में आ गए, तो भी ये बहुत अच्छा नहीं कहा गया। तो इसमें क्या मतलब स्थिति क्या बनी? स्थिति बनी कि उस हाउस के जो निगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं और जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, उन दोनों को ग्रहण करेगा। पहली बात, उन दोनों को ग्रहण करेगा। तो निगेटिव एट्रीब्यूट से अभी अष्टम की हम लोगों ने चर्चा की थी कि डिसीजन लेने में व्यक्ति को इश्यूज आते हैं, किसी निर्णय पे पहुंचने में इश्यूज आते हैं, स्वास्थ्य कमजोर होता है। छठे भाव में जाने पर जब लग्नेश जाता है तो व्यक्ति को थोड़ा झगड़ालू किस्म का बना देता है। ये फर्स्ट हम लोगों ने पहले दिन इसकी चर्चा की थी जब एंड वन का हम लोगों ने पढ़ा था कि छठा बन जाएगा और वन छठे में आएगा तो क्या होगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठे को अगर हम लोग नवे में पहुंचाते हैं तो यहां पर व्यक्ति के भाग्य उदय में, व्यक्ति के भाग्य में या व्यक्ति के जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसमें रुकावट आती है। छठा भाव मतलब एक शब्द में अगर कहें तो रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। जहां भी जाएगा कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन लेके जाएगा ही। तो नवे में गया, नवे में गया तो यहां पे भाग्य में, अपॉर्चुनिटीज में, जीवन को जितना सहज होना चाहिए, चीजें जितनी नेचुरल वे में मिलनी चाहिए, सहज रूप से मिलनी चाहिए, उन चीजों में संघर्ष बढ़ा देगा। उन चीजों में संघर्ष बढ़ा देगा। कौन से रिलेटिव के लिए अच्छा नहीं होगा? पिता के लिए अच्छा नहीं है। फादर के लिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर धर्म या धार्मिक क्षेत्र या हायर स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ जाए तो उसको बड़ी जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये ध्यान के भाव का स्वामी है। छठा जब आठवें में जाएगा या आठवां जब छठे में जाएगा, ये भी स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए या सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं या स्पिरिचुअल गेन जिसको बोलते हैं, उस तरह की चीजों के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपने अकल्ट साइंस के माध्यम से, जो कि अष्टम भाव है, और छठा भाव क्या है? दूसरों के दुख दूर करने का भाव है, दुख को दूर करने का भाव है। तो अपने अकल्ट साइंस के ज्ञान से, वो रेकी है, वो तंत्र है, वो मंत्र है, वो ज्योतिष है, वो वास्तु है, जो भी है, काउंसलिंग है, आपका फिलोसफिकल अप्रोच है, आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच है, जो भी है, उस ज्ञान से आप दूसरों के दुख दूर करने में बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। वहां पे बहुत हेल्प मिलेगा आपको अगर व्यक्ति ऐसा काम करता है। तो इसी तरह अगर छठे का स्वामी कहा गया, नौवें में गया, तो व्यक्ति धर्म कर्म धार्मिक प्रचार का काम अगर करना चाहे या व्यक्तिगत रूप से धार्मिक उत्थान चाहे
तो वहां पे उसको बड़ी मदद मिल जाएगी। लेकिन पिता के लिए ये अच्छा नहीं है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। अब यहां पे पॉजिटिव कहां कहां पे हो जाएगा? कर्क लगन में गुरु स्वराशि के होंगे, मकर लगन में बुध क्या होंगे? बुध स्वराशि कह लें या उच्च कह लें, उच्च के हो जाएंगे। तो यहां पे ये स्थिति बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। ये भाव गुरु के लिए तो बड़ा अच्छा भाव है, ये भाव बुध के लिए भी अच्छा भाव है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जाके ये स्वराशि के उच्च के हो रहे हैं, तो मदद मिल जाएगी। और लेकिन सिंह लगन में क्या होगा? सिंह लगन में शनि यहाँ पे जाके नीच के हो जाएंगे। यहां पर पिता का कष्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पिता के कारक कौन है? पिता के कारक सूर्य हैं, और सूर्य के कारकत्व वाले भाव में जाके शनि नीच के हो रहे हैं। तो पिता के लिए ये ज्यादा कष्टकारी स्थिति हो जाएगी जब छठे के लॉर्ड 9th में जाएंगे और लगन भी सिंह का हो। अब उसी को अगर हम लोग यहां पे ले आए, 9th को हम लोग 6th में ले आए, तो क्या होगा? यहां भी भाग्य में हानि होगी और व्यक्ति शत्रु से पीड़ित रहेगा। शत्रु से पीड़ित होने का मतलब शत्रु से पीड़ित होने का मतलब कि विपरीत परिस्थितियां, भाग्य में रुकावट की विपरीत परिस्थितियां ही लेके आती हैं। शत्रु मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ही हो, शत्रु मतलब परिस्थिति भी एक प्रकार से शत्रु ही होती है। तो विपरीत परिस्थितियों से हमेशा गुजरते रहेगा, जिसके चलते जीवन में लगातार बाधा आएगी। लेकिन अगेन सिचुएशन कब चेंज होगा? जब मकर लगन में बुध 9th लॉर्ड यहां पे क्या होगा? स्वराशि का हो जाएगा, और बुध छठे भाव में कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि काल पुरुष में वो उनका अपना भाव है। नंबर 1, काल पुरुष में वो उनका अपना भाव है, यहाँ पे स्वराशि के भी हो रहे हैं, और छठे भाव का बहुत सारा एट्रीब्यूट्स बुध से मिलता है। पहले क्लास में हम लोगों ने इसको किया था, जैसे एनालिसिस का, डिस्क्रिमिनेशन का, कैलकुलेशन का। तो बहुत सारी चीजें छठे भाव की बुध से मिलती हैं। तो यहां पे मकर लगन में बुध स्वराशि के हो जाएंगे। सिंह लगन में मंगल क्या होंगे? यहाँ उच्च के होंगे। अब ये एक और शत्रुअंता योग बना था, एक और शत्रुअंता योग बहुत अच्छा बना था, ये भी बड़ा अच्छा शत्रुअंता योग बनेगा। यहाँ पे मंगल उच्च के भी हो रहे हैं, और यहां से अपने उच्च के मंगल अपने भाव को देख भी रहे हैं। उच्च के मंगल अपने भाव को देख रहे हैं,
उच्च के मंगल लगन को देख रहे हैं, जो मित्र लगन है, जो मित्र का लगन है। तो यहां पर बहुत अच्छा योग बनेगा। और इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करें तो तुला लगन में क्या होगा? तुला लगन में ये नवमेश बुध यहां पे नीच के हो जाएंगे। अब वही 9th लॉर्ड बुध हैं जो मकर लगन में स्वराशि के हो रहे हैं 6th में, और तुला में नीच के हो जा रहे हैं। तो अब देखिए कि लगन बदल जाने से पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। सिर्फ एक लगन बदल जाने से पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। और बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि भाई, या समझ लेते हैं कि, या इस तरह की बात करते हैं, या पूछ लेते हैं, मैं भी पूछ लेता हूं कभी कभी, कि भाई मंगल छठे भाव में है तो करेगा क्या? उसका सबसे पहले लगन जानना बहुत जरूरी है किसी भी सवाल को जानने और समझने के लिए। अब यही छठा भाव, अगर छठा लॉर्ड जब 10वें में जाता है सर तो वृषभ लगन में भी, सॉरी सर, वृषभ लगन में भी ऊंच का हो जाएगा शनि, तो वो भी अच्छा ही रहेगा। वृषभ लगन में 9th हाउस का लॉर्ड शनि उच्च के हो तुला जाए। राशि में आ जाए, ठीक है, ये हाँ, भी अच्छी कंडीशन ये है। भी बहुत अच्छी सर कंडीशन। एक चीज बस मैं पूछ रही थी, कल भी मैं सोच रही थी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मैंने कहा पूछ लूंगी आपसे। सर मैं एक्चुअली, मेरा कॉन्सेप्ट एक चीज को लेके गलत था। एटलीस्ट एक चीज तो बहुत अच्छी हो गई मेरे साथ। सर 6th हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो ये नहीं है कि आपको रोक देगा, उल्टा वो रोक, 6th हाउस का लॉर्ड स्वराशि का हो गया, ऊंच का हो गया, ये अच्छी कंडीशन में है, तो आपको लड़ने की ताकत देगा रोग से, ये नहीं कि आपको रोग दे देगा। राइट ना सर? रोग से लड़ने की ताकत देगा। साथ साथ में यहाँ पे दो चीज बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो आता है कि साथ में वो जीवन में संघर्ष भी देता है। मतलब संघर्ष मतलब मेहनत करा के आपको तब भौतिक चीजें प्रदान करेगा। ठीक है। इसलिए कि आप देखिएगा कि उपचय भाव जो कहे गए, उपचय भाव जो कहे गए, तो उसके स्वामी क्या बोले गए कि तीसरे, छठे और 11 त्रिशदाय के स्वामी क्या है? अशुभ है। और केंद्र के स्वामी क्या करते हैं? अपना नैसर्गिक गुण छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो इसका मतलब पूरा का पूरा उपचय भाव जो है वो बहुत बेनिफिशियल नहीं रह गया। लेकिन एज ए लॉर्डशिप पूरा का पूरा उपचय भाव बहुत बेनिफिशियल नहीं रह गया, लेकिन फिर भी वो उपचय भाव है, वही वृद्धि दे रहा है। तो कोई चीज बहुत बेनिफिशियल नहीं है, बेनिफिशियल मतलब बहुत लिब्रिकेंट नहीं है, इस वे में हम कहें कि बहुत आसानी से चीजें देने वाली नहीं है। अशुभ मतलब जहां पे चीजें बहुत आसानी से नहीं दे। ठीक है? तो एक तो क्या हुआ, एक तरफ बोला गया कि ये बहुत आसानी से चीजें नहीं देंगे, ये अशुभ है। दूसरी तरफ बोला गया कि वृद्धि इन्हीं के माध्यम से मिलेगी। मतलब यहां पे आपको मेहनत बहुत करनी है। दूसरी चीज कि कर्म के बिना कोई उपाय ही नहीं है आगे बढ़ने का।
तीसरा आपको स्किल सिखाता है, आपको स्टेमिना देता है, तीसरा स्किल सिखाता है। छठा, उस स्टेमिना और उस स्किल का कंपटीशन में उपयोग करवाता है। 10वां, ये मैनेज करता है कि भाई आप जो स्किल सीखने का काम और कंपटीशन का काम कर रहे हैं वो सब प्रॉपर वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको क्या दूंगा, सत्ता दूंगा, पद दूंगा, ऊंचाई दूंगा। और 11वां, इन तीनों को डायरेक्ट कर रहा है कि जब तक आप ये नहीं फॉलो करेंगे तब तक आपकी कामनाएं पूरी नहीं होंगी। और कामना किस चीज की? वृद्धि की। एक ही कामना तो है हम लोगों के मन में कि सब कुछ मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो जाए। तो इसलिए यहां पे जब हम लोग विपरीत राजयोग की बात करते हैं, यहां से छठे भाव से जो विपरीत राजयोग बनता है उसको हर्ष बोला जाता है। अष्टम से जो बनता है उसको सरल बोलते हैं। 12वें से जो बनता है उसको विमल बोलते हैं। 3 प्रकार के राजयोग बनते हैं छठे से। विपरीत राजयोग छठे से, 8वें से, 12वें से। ये राजयोग तब बनते हैं, ये राजयोग तब बनते हैं जब यहां पर बैठे इन्हीं भावों के ग्रह पीड़ित हों। जब यहां पर बैठे इन्हीं भावों के ग्रह पीड़ित हो। लेकिन अब मान लीजिए अष्टमेश अगर पीड़ित हो गया तो क्या करेगा? ये आयु के लिए अच्छा नहीं है। षष्टेश अगर पीड़ित हो गया तो क्या है? ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स अभी हम लोग एक सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ओवरऑल पूरी कुंडली में लगन भी देखेंगे, लग्नेश भी देखेंगे, दूसरे ग्रहों की ताकत भी देखेंगे, सूर्य की ताकत देखेंगे। राजयोग को फलित होने के लिए सूर्य की ताकत देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की ताकत देखेंगे। सूर्य जितना बलवान स्वास्थ्य इतना अच्छा। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो छठे का पीड़ित होना छठे से आने वाले संघर्ष को तो कम करता है, लेकिन खासकर रोग से लड़ने की क्षमता को भी कम कर देता है। तो छठा जब 10वें में गया, छठा जब 10वें में गया तो क्या हुआ? छठा जब 10वें में गया तो उपचय भाव उपचय में गया है और केंद्र में गया है। कोई भी ग्रह जब केंद्र में बैठता है तो उसको केंद्र का बल मिलता है। 6 प्रकार के बल में एक स्थान बल होता है। उस स्थान बल में सबसे ज्यादा नंबर केंद्र बल का है। तो कोई भी ग्रह वहां पे गया तो उपचय भाव में गया, केंद्र का बल मिला। और दशम क्या है? सबसे बलशाली केंद्र है, सबसे पावरफुल केंद्र है दशम। कोई भी क्लासिफिकेशन जो है, जितने भी क्लासिफिकेशन है, उसका जो लास्ट हाउस है वो सबसे पावरफुल है उस क्लासिफिकेशन का। वो
हम कह सकते हैं कि उसका उस क्लासिफिकेशन का फ्रुक्टिफिकेशन है, उसको वहां पे फलीभूत करा रहा है, उसको वहां पे फलीभूत करा रहा है। तो यहां पे जाएगा तो व्यक्ति साहसी होगा, साहसी होगा, कुल में बड़ा प्रसिद्ध होता है, अच्छा वक्ता होता है। अच्छा वक्ता क्यों? क्योंकि ये इस त्रिकोण की बात कर रहा है, 2, 6, 10 की बात हो रही है। त्रिकोण एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, त्रिकोण के ग्रह एक दूसरे के, त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के मित्र होते हैं। 2, 6, 10 के स्वामी आपस में मित्र होंगे, कोई सा भी लगन उठा लीजिए। 3, 7, 11 के स्वामी आपस में मित्र होंगे, कोई सा भी लगन उठा लीजिए। 4, 8, 12 के स्वामी आपस में मित्र होंगे, कोई सा भी लगन उठा लीजिए। तो त्रिकोण के स्वामी आपस में मित्र होते हैं, मित्र होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो व्यक्ति साहसी होगा, प्रसिद्ध होगा, अभिमानी होगा, बलशाली होगा, अच्छा वक्ता होगा, लेकिन पिता के प्रति बहुत आदर सम्मान का भाव नहीं होगा। पिता के प्रति बहुत आदर सम्मान का भाव नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति भी किस तरह का कर्म जीवन में अपनाता है? जो दूसरों की समस्या से जुड़ा हुआ हो या दूसरों की समस्याएं दूर करने वाला हो, वैसा काम जीवन में अपनाता है। अब इसको अगर हम लोग लगन वाइज थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो तुला लगन में क्या होगा? गुरु उच्च के होंगे, तुला लगन में गुरु उच्च के होंगे, और कुंभ लगन में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। तुला लगन में गुरु उच्च के होंगे। वैसे गुरु का दशम भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में यहाँ पे उनकी नीच की राशि आती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, इसलिए स्थिति बदल जाए। अब यही 10th लॉर्ड अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही चीज होगा। पिता से थोड़ी अनबन रहेगी, पिता से थोड़ी अनबन रहेगी। व्यक्ति अपने काम में बहुत निपुण होगा, बहुत अच्छे से अपना काम करने वाला होगा, दूसरों की समस्याओं का निपटारा करने वाला होगा, और लेकिन आजीविका के क्षेत्र में, काम धाम के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएगा। सिक्स्थ लॉर्ड 10th में जाए या 10th लॉर्ड 6th में आए, चीजें मिलेंगी, लेकिन जीवन में बहुत स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आजीविका के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। फिर हम लोग आते हैं 11th हाउस में। 6th और 11th का संबंध
अगर आप भवाद भावम के नियम याद होगा, वो छठे का छठा है 11वां। छठे का छठा है 11वां। ये रोग के लिए प्रॉब्लमेटिक है। रोग के लिए प्रॉब्लमेटिक है। व्यक्ति की कामनाएं, आकांक्षाएं पूरी होने के लिए प्रॉब्लमेटिक है। लाभ जीवन में बहुत मिलता है, लेकिन संतोष नहीं मिलता है। 6th हाउस, 6th लॉर्ड जब 11th में जाता है, या 11th लॉर्ड जब 6th में आता है, जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है। आदमी शत्रु से भी कमा लेता है, आदमी विपरीत परिस्थितियों में भी कमा लेता है, लेकिन जीवन में संतोष की बहुत कमी होती है। बड़े भाई के साथ मधुर संबंध नहीं होंगे। बड़े भाई के साथ मधुर संबंध नहीं होंगे जब आइदर 6th in 11th और 11th in 6th। विपरीत परिस्थितियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, शत्रु पीछा नहीं छोड़ते हैं। हमारे मित्र का भाव, या हमारा जो हम सर्किल बोलते हैं, जिसमें हमारा उठना बैठना, जो हमको सलाह देता है, दोस्तों का, इस तरह का जो सर्किल होता है, वो 11th हाउस से देखते हैं। तो उन चीजों में प्रॉब्लम आता है। आपको गलत सलाह देने वाले मिल सकते हैं, ऐसी सलाह देने वाले मिल सकते हैं जो आपको आपके फायदे की जगह पे आपका नुकसान करवा दें। बड़े भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ संबंधों को लेके परेशानी हो सकती है, लेकिन कमाई के लिए ये बड़ा अच्छा है, लेकिन कमाई से आपको संतोष नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कमाई के वैसे स्रोत भी जुड़ जाते हैं, या जुड़ने की संभावना होती है, जिनको हम काली कमाई कहते हैं, छिपी हुई कमाई कहते हैं। क्योंकि छठा भाव कहाँ का है? पाताल का है। पाताल में क्या होता है, जमीन के नीचे क्या हो रहा है, ये जानना संभव नहीं है। तो जब छठा भाव 11 में जाएगा तो क्या होगा? वृष लगन में शुक्र उच्च का हो जाएगा, और मिथुन लगन में मंगल स्वराशि के होंगे। मिथुन लगन में शुक्र उच्च के होंगे, मंगल स्वराशि के हो जाएंगे। और जब 11th लॉर्ड आएगा कहां पे? 6th में, तो धनु लगन में शुक्र स्वराशि के होंगे। धनु लगन में 11th हाउस में तुला राशि आएगी, और यहां पे आएगी वृष राशि। और कुंभ लगन में गुरु उच्च के हो जाएंगे। तो इन 4 लग्नों में इस तरह अगर पोजीशनिंग होती है तो प्रॉब्लम, निगेटिविटीज जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, और जो पॉजिटिविटी आ रही है वो
बढ़ जाएगी। सर कुंभ लगन में अगर 6th लॉर्ड चंद्रमा चले गए 11th में, कुंभ लगन वो में शत्रु की 6 राशि लॉर्ड माने जाएंगे चंद्रमा चले गए 9वें में, मतलब 11th हाउस में, 9वीं राशि 11th हाउस धनु। में, माने धनु राशि में। जी, तो तो 11th शत्रु हाउस में देखिए, 11th हाउस में का एक गुण ये भी है कि 11th हाउस में बैठे हुए सभी ग्रह फलदायी कहे गए, लेकिन अब इनमें भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो 11th हाउस क्या है, हमारी कामनाओं की पूर्ति का भाव है। कामना हम कैसे पूरा करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से कामना पूरी हो जाए, किसी का फेवर लेके हो जाए, किसी व्यक्ति का फेवर लेके हो जाए, कहीं ताबीज बांध के हो जाए, कभी कहीं मनता मान के हो जाए, या महावीर जी को 1 किलो लड्डू चढ़ा के हो जाए। तो किसी भी तरह से हमारी कामना पूरी हो जाए, यही हमारी असल कामना होती है। इसमें यहां बैठे हुए पाप ग्रह बहुत जबरदस्त मदद करते हैं, क्योंकि पाप ग्रह की भी फिलॉसफी है कि किसी भी तरह से उनकी इच्छा पूरी हो जाए। यहां बैठे शुभ ग्रह बहुत ज्यादा ये भी कामनाओं को पूरा करते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं, ये उस तरह की मनोवृत्ति नहीं देते हैं कि किसी भी तरह से कामना पूरी हो जाए। ये देते हैं, काम भर देते हैं, काम से ज्यादा देते हैं, लेकिन बैलेंस्ड वे में देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 11th हाउस में चंद्रमा का जाना, चूंकि यहां गुरु की राशि आ रही है, तो चंद्रमा एक अच्छी राशि में गए हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्थिति है, बनिस्पत की 6th लॉर्ड किसी ऐसी राशि में जाए जो उसकी शत्रु राशि हो या थोड़ी निगेटिव राशि। स्वास्थ्य के लिए ये ठीक पोजीशन है, लेकिन धनु के चंद्रमा, धनु राशि में बैठ के चंद्रमा व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा करते हैं। धनु राशि का गुण है अहंकार का, क्योंकि ये गुरु की राशि है। अब ये अहंकार जो है, अगर अहंकार पे लगाम नहीं लगाया गया तो सिर्फ अहंकार नहीं, वो जिन षड रिपुओं की बात होती है, जिसको चंद्रमा इस कुंडली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ 6th लॉर्ड, वो जब लोग व्यक्ति के अंदर बढ़ने लगता है तो संबंध और स्वास्थ्य दोनों को ही परेशानी हो जाती है। सर एक चीज और, अगर 6th का लॉर्ड जो है 11वें में बैठा लाभ भाव में, तो क्या प्रतियोगिता में भी वो देगा कुछ एज? बिल्कुल प्रतियोगिता में एज देगा, बिल्कुल प्रतियोगिता में एज देगा। ठीक है सर एक चीज और थी सर, हाँ। जेमिनाई में फिर से अगर 6th लॉर्ड 11th में जाता है तो एग्जॉल्टेड स्वराशि स्वराशि का हुआ होता है। भाव बड़े भाई का है, मंगल कारक छोटे भाई का है, मंगल कारक छोटे भाई का है। और हाउ विल यू गेज दिस? देखिए मंगल एक तो 3rd हाउस जो है ना, ओवरऑल आपके सहोदर मतलब जो एक माँ से जन्मे, ओवरऑल सहोदर भाई बहन का है, स्पेशली छोटे भाई बहन का है। मंगल ओवरऑल आपके सभी भाई बहन का कारक है,
आइदर छोटे और बड़े, उसको अगर और हम ये बाइफरकेट करेंगे तो स्पेशली छोटे भाई का कारक मंगल है, बड़े भाई के कारक बुध गुरु है। सर इसके हाँ, अच्छा रहेगा अपने भाई बहन बड़े भाई के लिए, बड़े भाई से अच्छा रहेगा। ईगो नहीं आएगा ऐसे मंगल में, कम हो जाएगी ईगो। नहीं, ईगो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये स्वराशि का वहां पे हो रहा है। और अब सिर्फ आप इसको 6th लॉर्ड मत समझिए ना, ये तो 11th लॉर्ड भी है। तो 11th लॉर्ड अपने भाव में बैठ के स्वराशि का होके अब आपके भाई का स्वामी कौन हो गया? मंगल हो गया, और मंगल स्वराशि का है। और कारक कौन है? कारक गुरु है। बड़े भाई का लॉर्ड कौन हो गया? मंगल हो गया, और कारक गुरु हो गया। तो बड़े भाई से इस स्थिति में अनबन होगी या नहीं, ये ज्यादा जिम्मेदारी अब गुरु पर आ गई, ये ज्यादा जिम्मेदारी अब कारक पे आ गई, क्योंकि ये तो स्वराशि का है। मंगल परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होगा, आर्गुमेंटेटिव नहीं होगा ज्यादा। ठीक है रत्ना जी, 2 मिनट। अब हम लोग आखिरी पायदान पे हैं, 12वें घर पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये 12वें भाव में जाते हैं तो अगेन एक विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर एडिक्शन के लिए 2 हाउस है, 3 हाउस है बेसिकली। ये तीनों त्रिक भाव एडिक्शन को इंडिकेट करते हैं। सबसे ज्यादा अष्टम करता है, हाँ चारू जी जाइए तनी। सबसे ज्यादा अष्टम है जो कि एडिक्शन को इंडिकेट करता है। उसके बाद अगर छठे का संबंध इन तीनों में होता है या और साथ में शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं हो तो एडिक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। अभी मैं इन तीनों भावों के लिहाज से बता रहा हूं, इसमें लगन का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। तो जब यहाँ पे छठा भाव जाता है तो व्यक्ति के अंदर एडिक्शन की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति थोड़ा सा क्रूअल माइंडेड हो जाता है, खासकर तब जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो। और जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति खर्चे पर बहुत नियंत्रण नहीं रख पाता। 12th हाउस पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति बड़ा सोच समझ के खर्चा करेगा, नंबर 1, और सही चीज में खर्चा करेगा। अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो खर्च करने के पहले सोचेगा नहीं और आलतू फालतू चीज में ज्यादा खर्चा करेगा। मेष लगन में क्या होगा? मेष लगन में 6th लॉर्ड बुध यहां बैठ के नीच के हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लमेटिक स्थिति है। यहां पर जब बुध बैठेंगे 12वें भाव में और नीच के हो जाएंगे तो ये वैवाहिक जीवन को भी परेशान करेंगे। ये बेड प्लेजर का हाउस है और बेड प्लेजर के हाउस में बुध का कोई काम नहीं है। बेड प्लेजर के हाउस में बुध का कोई काम नहीं है और षष्ठेश का तो नहीं ही काम है, लड़ाई झगड़े का तो काम ही नहीं है वहां।
इसी तरह जब 12वें के स्वामी छठे में आएंगे तो भी इन्हीं तरह की चीजों को देते हैं। मन बड़ा दुखी रहता है। अब यहाँ पे हम लोग मन की क्यों बात कर रहे हैं, क्रोध की क्यों बात कर रहे हैं, क्रोध मतलब लड़ाई झगड़े की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 12वां भाव हमारी अंतर चेतना का भाव है, हमारे अवचेतन का भाव है। इसीलिए यहाँ पर 12वें भाव में नींद है। नींद, नींद मतलब हम अवचेतन में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। तो जब छठा भाव का स्वामी यहाँ पर आएगा तो हमारे सबकॉन्शियस में आके बैठ गया। कौन? लड़ाई झगड़े का मालिक, विवाद का मालिक, व्यवधान का मालिक, आर्गुमेंट्स का मालिक। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या क्रिएट करता है, दोनों ये उसमें जाए या वो उसमें जाए, व्यक्ति मन से दुखी हो जाता है, क्रोध उसके अंदर आने लगता है, थोड़ा सा अग्रेसिव ज्यादा हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में आना जाना ये मैरिटल हैप्पीनेस के लिए अच्छा नहीं है, जिसके चलते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि छठा भाव क्या है? अन्य, दूसरा, आउट फ्रॉम योर स्फेयर। शादी मतलब, मैरिटल मतलब मैं और मेरी पत्नी। दूसरा मतलब कोई भी तीसरा व्यक्ति जो हमारी शादी में विघ्न डाले, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में ही नहीं, वो तो एक पार्ट है, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ही रूप में नहीं, हमारे संबंधों के बीच आकर बहुत बार क्या होता है कि दूसरों की उपस्थिति या दूसरों का इंटरफियरेंस पति पत्नी के संबंधों को खराब कर देता है। तो जैसे छठे का इंटरफियरेंस 7वें के साथ जब होता है, 7वें भाव के साथ, तो यहां पर भी दूसरे का इंटरफियरेंस होता है। वैसे ही जब 12वें के साथ होता है तो यहां पर भी दूसरे के इंटरफियरेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप लोग अपने सवाल हाँ जी सर, हाँ मेरा 11th हाउस से था कि जैसे आपने बोला है कि वो पूछे थे कोई चंद्र, तो यहाँ पे अगर गुरु भी बैठ जाए, गुरु और चंद्र दोनों बैठ गए, मेष राशि का लगन है और शनि यहाँ का कारक है, मेष लगन है, जी, गुरु चंद्र दोनों बैठ गए, ठीक है। 9वें हाउस और 12वें हाउस के, मतलब 12वें हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठ गया, और लेकिन गुरु चंद्र दोनों है और यहाँ पे कारक शनि होते हैं, तो वो क्या फल देंगे? गुरु कैसा देंगे? चंद्र का तो आपने बता दिया। यहाँ के कारक शनि कहाँ होते हैं? 11वें हाउस के कारक है ना, राशि है ना 11वीं, लग काल पुरुष से, और शनि भी होते हैं ना कारक नहीं हुए ना। अच्छा, काल पुरुष के वो है लॉर्ड, स्वामी, काल पुरुष के स्वामी है, या मेष राशि में 11वें के स्वामी है लग वो शनि, शनि के घर में गुरु है। कारक यहाँ के गुरु ही है। हाँ याद रखिएगा, कारक 11th हाउस के गुरु, जी जी, गुरु ही हाँ है। हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर बैठे गुरु अब 9th लॉर्ड का 11th में जाना अच्छा होता है, नंबर 1। अब एज ए 12th लॉर्ड अगर देखें हम जी, तो 12th लॉर्ड का 11th में जाना भी अच्छा है।
जी ठीक है। और 12th लॉर्ड कैसे कैसे काम करता है, अब ये देखिए, दो तरीके से काम करता है। नंबर 1, जिस भाव में बैठता है, 3 तरीके से बेसिकली, जिस भाव में बैठता है उस भाव के अनुसार, जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार, हम्म, और जिस ग्रह के साथ बैठता है, तो चंद्रमा क्या हो गए, 4th लॉर्ड हो गए। जी ठीक है। गुरु हम्म, क्या हो, ये शनि क्या हो गए, जिनकी राशि में बैठा हुआ है, 10th और 11th लॉर्ड हो गए। जी ठीक है। और तो एज ए 12th लॉर्ड ये क्या काम कर रहे हैं, एज ए 12th लॉर्ड अगर हम देखें तो ये अच्छा काम कर रहे हैं 10th और 11th लॉर्ड की तरह, और 4th के साथ बैठ गए। एज ए 9th लॉर्ड अगर हम देखें तो 9th का 11th में जाना या 11th का 9th में आना, हम्म, ये एक प्रकार का धन योग क्रिएट करता है। ठीक है। और जी दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि ये उपचय भाव भी हो गया। केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। जी ये गुरु और चंद्रमा का संबंध है 11th हाउस में। केंद्र और त्रिकोण का संबंध खासकर जब ग्रह मित्र के हों तो बड़ा अच्छा होता है, और ये अच्छे भाव में बन रहा है, तो ये सब हर लिहाज से एक अच्छा कॉम्बिनेशन। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर मतलब कामना पूर्ति के लिए अच्छा है। अच्छा। लेकिन उपचय भाव की तरह अगर देखें, शनि की राशि है 3, 6, 10, 11, 10th 11 दोनों, मतलब शनि की राशि में गुरु आ गए, तो ये कैसा रहेगा? तो शनि की राशि में तो गुरु खराब नहीं है, सम है, सम। हाँ ठीक है, अच्छा है। मकर में नीच के हैं, जहां नीच के हैं वो नीच के हैं, हाँ लेकिन कुंभ में अच्छे हैं। शनि की राशि में गुरु अच्छे हैं, और गुरु की राशि में शनि भी अच्छे हैं। जी जी दोनों एक दूसरे के प्रति सम है। ठीक है। आपने ये भी कहा कि शनि मेष में चले गए हैं। सॉरी सर, एक सिर्फ पूछ रही थी। नहीं नहीं, शनि तो 10वें में बैठे हैं, शनि की 10th तो में चर्चा ही नहीं है, शनि की तो हाँ, चर्चा शनि नहीं बोलता मैंने, 10th में है, वैसे वो शनि 10th में है। हाँ जी लक्ष्मी जी। सर अभी तक तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, रोग या एक्सीडेंट पढ़ा। ये जो करंट आता है इसको हम किससे कंसीडर करेंगे? करंट 8th हाउस से कि किसी और जगह से? करंट, हाँ जी, बिजली वाला करंट, हाँ जी, हाँ जी, बिजली वाला करंट। इसको तो 8th हाउस से ही कंसीडर करना चाहिए। तो सर इसमें कौन कौन से प्लेनेट होंगे, क्योंकि शरीर का खून इसमें भी सूख जाता है इसमें तो। मंगल, हम्म, इलेक्ट्रिसिटी जो है, हम्म, इलेक्ट्रिसिटी को मंगल और राहु, ये 2 ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। और आग लगने के, पता नहीं तब बिजली होती थी या नहीं होती थी, आज अगर उसको हम लोग बिजली लगने को अगर हम लोग इक्वेट करें तो किससे कर सकते हैं? अग्नि तत्व की राशि, अग्नि से ही करेंगे। हाँ जी। सर अग्नि तत्व की राशियां भी आ जाएंगी उसमें। हाँ तो शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लग जाती है। आग लग जाता है, या आदमी को करंट लग गया तो आग ही है एक प्रकार का। तो इसलिए सर जिस समय ज्यादा देर लग गया तो आदमी का बॉडी भी जल भी जाता है। तो सर जिस समय करंट लगता है तो उसका जो शरीर होता है वो भी, मतलब कि ये कहिए कि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, तो वहां पे क्या हम लोग सन मरकरी को भी कंसीडर करेंगे? हर प्लेनेट को यहाँ पे कंसीडर करेंगे? देखिए, एक तो आग लगने के कुछ पर्टिकुलर योग होते हैं, हम्म, ठीक है, हम्म, तो इसमें आग लगने के कुछ पर्टिकुलर योग होते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो इस पे मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊँ। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। और एक चीज और तो बताइए। वैसे इसमें अग्नि तत्व की राशि मंगल राहु, हम्म, इनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अष्टम भाव का इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है। एज ए एक्सीडेंट में ही इसे कंसीडर करेंगे ना? एक्सीडेंट में ही कंसिडर करेंगे।
एक बिल्कुल एक्सीडेंट में कंसिडर करें। ठीक है सर। 8वें के साथ छठे को भी इसमें काउंट कर सकते हैं। ओके सर। छठा भी एक्सीडेंट है, ठीक है सर। 8वां भी एक्सीडेंट है। जी ओके रावत सर। जी, नमस्कार। सर बहुत अच्छी क्लास रही, एकदम अच्छे अच्छे नॉलेज मिले अभी। जी सर देखिए कि अपन पूरे हाउस वाइज, सर ये क्या शॉर्ट में ऐसा कहा जा सकता है कि अगर 6th हाउस और 6th हाउस लॉर्ड शुभ है, अच्छी कंडीशन में है, तो व्यक्ति, क्योंकि ये उपचय भाव है, तो समय के साथ वो और अच्छा हो जाएगा, तो ये बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर जी। अशुभ प्रभाव में है, अशुभ में है, तो समय के साथ अशुभता बढ़ेगी या अशुभता में नियंत्रण की क्षमता आ जाएगी? नहीं, अगर ये अच्छी स्थिति में है, अगर ये बलशाली हैं और अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन जरूर याद रखिएगा। एक तो ये 6, 8, 12 के स्वामी कहीं भी जाएं एक्सेप्ट 6, 8, 12, ये बाकी किसी भी भाव में जाए उसको अच्छा योग नहीं बोला जाता है। ठीक है, मतलब वहां पर जाके वो किसी न किसी तरह की कमी लाएंगे, लेकिन वहां पर जाकर वो तब कमी नहीं ला पाते हैं या तब वो बड़ा अच्छा काम करते हैं जब जिस राशि में गए हैं, मान लीजिए 9th हाउस में गए, मान लीजिए 6th लॉर्ड 9th हाउस में गए और वहां जाके उच्च के हो गए, ठीक है, या स्वराशि के हो गए, स्वराशि के हो गए, नहीं स्वराशि नहीं, उच्च के हो गए माने। अब उच्च के होने के बाद अभी जैसे हम लोगों ने कुछ खूबियां गिनाई कि वहां जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे तो पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, और छठे का जो निगेटिव कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा, इसको हमेशा दिमाग में बैठा लें हम लोग, जब उसका डिस्पोजिटर, अगर गुरु यहां पे जाके उच्च के हुए, 9th में जाके उच्च के हुए, तो चंद्रमा अगर बलवान है तो गुरु का डिस्पोजिटर कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा अगर बलवान है तो ही ये उसका बहुत पॉजिटिव फल देंगे और निगेटिविटी को बिल्कुल डाउन कर देंगे। अगर उच्च के नहीं भी है मान लीजिए, लेकिन छठे का स्वामी जिस भाव में भी जाएगा, डिस्पोजिटर अगर अच्छा है, उच्च का तो एक बड़ा मैंने अलग बात बोल दी। सिंपल भी अगर लें कि किसी भी भाव में गया लेकिन उसका अगर डिस्पोजिटर बलवान है तो छठे के निगेटिव कैरेक्टर्स बहुत कम हो जाएंगे और पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत निकल के सामने आए। तो डिस्पोजिटर का बलवान होना, राशिश का बलवान होना, क्योंकि डिस्पोजिटर ग्रह के पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है, उसको नियंत्रित करता है। तो अगर कहीं गए, जैसा आपका सवाल था, कहीं गए और उसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग है, उसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग है, तो उपचय भाव के रूप में, उपचय भाव के रूप में जीवन में वृद्धि होते जाएगी। अगर डिस्पोजिटर वीक है तो परेशानी होगी। डिस्पोजिटर किसी भी ग्रह का जरूर देखना चाहिए, खासकर 6, 8, 12 के ग्रह के लॉर्ड का तो जरूर देखना चाहिए। सर एक छोटा सर जी सर, एक गुरु का अगर अपन 9th हाउस में उच्च की राशि में जाते हैं, तो इसमें सर कारक भाव नाश है, कैसे काम करेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? थैंक यू। देखिए, कारक भाव नाश वाला जो फैक्टर है ना, वो बहुत मुझे समझ में आता नहीं है।
सर वो होता है जब दो ग्रह होते हैं, अगर किसी भी, वो एक तरीके से काम करता है जिसपे मैंने इस क्लास में तो नहीं कई बार बात की है। उसको एज ए जनरल रूल नहीं ले सकते हैं। गुरु की अगर सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई है वो फर्स्ट हाउस में और 9th हाउस में, ठीक है। अब देखिए, कारक भावनाशाय जो मुझे समझ में आता है, 3 चीज होता है बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए, भाव, भावेश और कारक, ठीक है। अब इसको यही समझिए कि जैसे हम लोग जब दिल्ली पढ़ने आए थे यहाँ, तो जब दरभंगा से आते थे तो पापा जो पैसा देते थे तो बोलते थे कि इसको अलग अलग रखो, एक इस पॉकेट में रखो, एक सूटकेस में डाल दो, एक बैग में डाल दो, ठीक है। तो मान लीजिए अपने भाव में कारक बैठ गया और किसी पॉसिबिलिटी से वो पाप प्रभाव में आ गया, तो क्या होगा? भाव भी गया, कारक भी गया, 2 चीज चला गया, मतलब 3 चीज है। आप 100% को आप 3 पार्ट में कीजिए तो 33% हुआ, तो भाव गया और कारक गया, मतलब 66% चला गया, तो आपके भाव का नाश हो गया। ऐसा थोड़ा कि कुछ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन कम हो गया। वही अलग अलग तीनों है तो वहां पे ये संभावना कम हो जाती, ठीक है। और नवम के गुरु की बहुत प्रशंसा की गई। तो कारको भावनाशाय जब तक पीड़ित नहीं हो, कारक वहां पे बैठ के, 3rd हाउस की तो मंगल की बहुत प्रशंसा की गई है, 6ठे के मंगल की बहुत प्रशंसा की गई है, अष्टम के शनि की बहुत प्रशंसा की गई है। अष्टम का शनि आयु देते हैं, 6ठे के मंगल शत्रु पर विजय करने वाला बनाते हैं, तृतीय के मंगल पराक्रमी बनाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स 7th के शुक्र को लोग प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी मानता है क्योंकि 7वें भाव में कोई भी ग्रह आके उस भाव को डिस्टर्ब कर देता है। शुक्र, हम तो सिर्फ एज ए कारक देख रहे हैं उसको, लेकिन शुक्र एक ग्रह के रूप में भी तो है, शुक्र किसी भाव का स्वामी भी तो है, ठीक है। सर हाँ, सर प्लीज सर, हाँ, एक चीज तो सर, अगर एक्वेरियस लग्न है, इसमें अगर 6th लॉर्ड 12th में जाता है, तो जैसे कि मून है इस लगन है, एक्वेरियस में, मून इज द 6th, चंद्रमा goes to the 12th, तो वो केप्रिकॉन में जाता है। जी। सुनते हैं कि मून में बहुत ज्यादा सेवा भाव आता है, इज दैट करेक्ट सर? चंद्रमा में बहुत ज्यादा सेवा भाव आता है। चंद्रमा बहुत सेवा भाव है। चंद्रमा को माँ कहा गया है ना, तो माँ से ज्यादा तो कोई सेवा करता नहीं है किसी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैठा चंद्रमा कुछ चीजों में बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा, व्यक्ति के नींद को लेके परेशानी करेगा, व्यक्ति के मन को लेके परेशान कर देगा। 12वें का चंद्रमा, 6, 8, 12 का चंद्रमा कभी भी मतलब मेंटल इमोशनल सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं कहा गया। लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, एक ग्रह के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो 6, 8, 12 का बैठा चंद्रमा मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए या सिचुएशन के लिए, नींद के लिए, साउंड स्लीप के लिए अच्छा नहीं। जी प्रिया जी। सर एक जेनरिक क्वेश्चन था कि हाउस नंबर 8 में किस तरह के प्लैनेट्स
बेटर वर्क करते हैं। जैसे आपने 6 में सिखाया हमको, शुभ प्लैनेट्स आपने बोला पहले कि आयु पहले अच्छी भाव रहेगी। में मैं 12 भाव का बता देता हूँ। गुड, थैंक पहले यू भाव सर। में पहले भाव में बुद्धि का भाव है, तो यहाँ पे कैसे चाहिए, शांत ग्रह चाहिए, जिससे कि आप फैसला सही तरीके से ले पाइए। ठीक है। सोचने का काम क्या है, हड़बड़ी, एक कहावत है ना, हड़बड़ी का काम शैतान का घर, कुछ इस तरह का कुछ है। तो आपको शांति चाहिए तो शुभ ग्रह चाहिए। दूसरा भाव, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपको धन सहजता से मिलना चाहिए, कुटुंब में बनाव होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। तो कैसे ग्रह चाहिए, शुभ ग्रह चाहिए। तीसरा भाव क्या है, हमारे मेहनत का, पराक्रम का भाव है, एफर्ट का भाव है, स्किल डेवलपमेंट का भाव है, पसीना बहाने का भाव है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, पाप ग्रह चाहिए। चौथा भाव अगेन मानसिक शांति चाहिए, तो यहाँ पे शुभ ग्रह हो। पांचवा भाव शुभ ग्रह हो, हमारी बुद्धि का भाव है, हमारे क्रिएटिविटी का भाव है। छठा भाव लड़ने का भाव है, पाप ग्रह चाहिए। सातवां भाव कोई ग्रह नहीं चाहिए, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए, अगर हो तो शुभ ग्रह हो तो बेहतर हो। आठवां घर कोई भाव नहीं चाहिए, कोई कोई ग्रह नहीं चाहिए, अगर है तो पाप ग्रह बेहतर काम कर जाएंगे यहाँ पे। शुभ ग्रह में जैसे शुक्र और गुरु धन के लिए अच्छे होंगे, शुक्र और गुरु धन के लिए अच्छे होंगे। बुध का डिस्पोजिशन अगर अच्छा है, मतलब बुध अगर अच्छी राशि में है, तो व्यक्ति बड़ा खोजी प्रवृत्ति का हो जाएगा, एनालिसिस अच्छा करने लगेगा। छठा आठवां भाव रिसर्च का भाव है, रिसर्च के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। नवां भाव शुभ ग्रह भाग्य की वृद्धि करते हैं। दशम भाव, यहाँ पे सूर्य भी अच्छे, मंगल भी अच्छे। सबसे अच्छे कौन, दिग्बली कौन यहाँ पे, सूर्य और मंगल। आप देखिएगा सबसे ज्यादा कारक किसके हैं, दशम भाव के ही हैं। लेकिन दशम भाव में ग्रह कैसे चाहिए, थोड़े पावरफुल ग्रह। कर्म का भाव है 11वें में, बहुत मुनाफा चाहते हैं तो पाप ग्रह मांगिए, चाहते हैं कि कोई परेशानी नहीं हो, मानसिक संतोष भी बना रहे, तो शुभ ग्रह मांगिए। 12वें में कोई ग्रह नहीं हो, एक्सेप्शन शुक्र यहाँ पे अच्छे कहे गए हैं, लेकिन हर पोजिशनिंग के साथ सर्टेन राइडर्स लगे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पे नींद में डिस्टर्बेंस करेंगे, मंगल यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे आपके, या पाप ग्रह यहाँ पे, पाप ग्रह यहाँ पे नींद में डिस्टर्ब करते हैं। पाप ग्रह यहाँ पे मैरिटल हार्मोनी को डिस्टर्ब करते हैं। ग्रह यहाँ पे मैरिटल हार्मोनी को उतना डिस्टर्ब नहीं करते। तो जो भाव का नेचर है, जो भाव का नेचर है, जो ग्रह का नेचर है, उन दोनों को मिक्स एंड मैच कर। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।